हेलो एवरीवन। हम स्टडी कर रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। आज हम जो स्टडी करेंगे वो है फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले भी हम बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल स्टडी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्गी एपरेटस, फिर लाइसोसोम, प्लास्टिड्स। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस कर रहे हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सबसे पहले कोई भी सेल होती है, कुछ भी होता है, कोई भी ऑर्गेनेल है, सेल है या कुछ और भी डिस्कस कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले उसका डायग्राम मैटर करता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम देखते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन बाउंड कैसे है? ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। क्या बोलते हैं इसे? आउटर मेम्ब्रेन। अब इसके बाद जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं और उन फोल्ड्स का एक नाम होता है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन। ये जो फोल्ड्स है, इन फोल्ड्स को कहते हैं क्रिस्टे। ये फोल्ड्स होते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इनके ऊपर। ये ऑलमोस्ट इन सभी फोल्ड्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ऐसे शो कर देते हैं हम। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीजोम, ये इनका नाम है। हमने लास्ट लेक्चर में प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट को स्टडी किया था ना। तो क्लोरोप्लास्ट की तरह इसके खुद के राइबोसोम्स होते हैं इसके पास। कौन से राइबोसोम्स बताए थे? 70S, जबकि 80S प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में। लेकिन यूकैरियोट्स में ये दो ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं 70S। इनका खुद का डीएनए होता है सर्कुलर। तो ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया की। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर स्टडी करें, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वैसे ही प्लास्टिड की तरह, क्लोरोप्लास्ट की तरह पोरस होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस नहीं होती। इसमें क्या होती हैं? फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और उन फोल्डिंग्स को हमने क्या कहा है? क्रिस्टे। अब एक बात बताइए, जो इनर सरफेस है उसके अंदर फोल्डिंग्स क्यों प्रेजेंट हैं? क्या रिक्वायरमेंट आ गई फोल्डिंग्स की? जरूरी है? जैसे बाहर की सीधी मेम्ब्रेन थी, क्लोरोप्लास्ट में दोनों ही ऐसी थी ना, राउंड्स में कोई फोल्ड वोल्ड नहीं था वहाँ। तो इसमें फोल्ड क्यों आए? क्योंकि जो क्रिस्टे होता है, जो ये फोल्डिंग इनर मेम्ब्रेन होती है, इसमें इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम। जितनी ज़्यादा फोल्डिंग होगी, एक तो ये सीधी सरफेस है, इसके ऊपर आपकी कोई चीज़ आ रही है, एक इसको फोल्ड कर दो। फोल्ड करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑक्यूपाई कर लेंगी। तो वैसे ही एक तो ये स्ट्रेट मेम्ब्रेन है, ये इसको ऑक्यूपाई करती है F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम को, और एक ये वाली इंटेस्टाइन का पता है आपको? इंटेस्टाइन में विलाय होती है। विलाय क्यों होती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। तो ये फोल्ड्स होते हैं किसके लिए? ताकि जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो सके, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही ज़्यादा F1 पार्टिकल्स होंगे और ऑक्सीजोम प्रेजेंट होंगे। अब F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम की रिक्वायरमेंट क्यों है इस सेल ऑर्गेनेल में, ये भी हम स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर समझ आ गई आपको? इसके अंदर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड को भी हमने एक टर्म से कहा था सेमी ऑटोनोमस
ऑर्गेनली। क्यों कहा था? सेमी मीन्स हाफ, ऑटोनॉमस मीन्स रेप्लिकेशन, सिंथेसिस। कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करती है, अपने बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। ये समझ लो कि ऑलमोस्ट 50% एंजाइम्स या प्रोटीन्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया खुद से सिंथेसाइज करती है अपने, लेकिन जो 50% है वो कहाँ से लेती है? जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है उससे लेती है। तो इसलिए से सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली कहा जाता है, प्लास्टिड्स की तरह। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है? 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अगर फंक्शन की बात करें, इसका फंक्शन क्या होगा, है ना मैडम? सरफेस एरिया तो इंक्रीज हो गया, लेकिन F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम भी वहाँ प्रेजेंट हो गए। अब इनका काम क्या है, ये करते क्या हैं? जो F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम होते हैं, आप डिटेल में हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे कि ये जो F1 पार्टिकल हैं ये इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर होती है इनकी। तो ये क्या करते हैं? ATP सिंथेसिस करते हैं। ATP क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। ये कह सकते हैं कि एनर्जी करेंसी है। ठीक है, तो ये F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम क्या करते हैं? ATP का सिंथेसिस करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए एनर्जी करेंसी है, जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। और इसी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ ए सेल। आपके घर में लाइट सप्लाई होती है, कहाँ से होती है? पावर हाउस से होती है। वो पावर हाउस ऑफ लाइट होता है। और ये क्या है? जहाँ से एनर्जी मिल रही है, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब जो ATP है, इस ATP को यूटिलाइज किस किस में किया जाता है, किन किन फंक्शंस के लिए? कुछ जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके अंदर इसको यूटिलाइज किया जाता है। जैसे कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। रेप्लिकेशन मीन्स एक, मान लो आप हैं, आप जैसे ही आपका क्लोन तैयार कर दिया जाए, आपकी डिट्टो कॉपी सेम टू सेम, तो उसे क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। यहाँ पे हम रेप्लिकेशन टर्म यूज़ करते हैं मोस्टली DNA के लिए, DNA रेप्लिकेट करता है। या फिर प्रोटीन सिंथेसिस करना हो तो उन सब के लिए ATP की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा कुछ मैकेनिकल वर्क होते हैं, उनके लिए भी हमें ATP की रिक्वायरमेंट होती है। मैकेनिकल वर्क जैसे कोई मसल है, आपकी हाथ की मसल है, आप क्या चाहते हैं? आपकी उंगलियां फोल्ड हो जाएं, ऐसे फोल्ड करते हैं तो आपकी जो मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती रहती हैं। तो जो मसल होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन में, ताकि मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर रिलैक्स हो तो उससे मूवमेंट या लोकोमोशन हो सके। तो इसमें भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है? हमें ATP की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। समझ आया ATP की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है? या फिर आप बोल सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? कि जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट है सेल के अंदर या फिर फैट प्रेजेंट है, तो इनको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर और CO2 में कन्वर्ट कर देगा और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और ये एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी? ATP की फॉर्म में। ठीक है, इसी से ATP की जो फॉर्म होती है एनर्जी, मतलब एनर्जी की जो फॉर्म होती है ATP, उसको सिंथेसाइज किया जाता है। तो ये हमने स्टडी किया माइटोकॉन्ड्रिया। समझ आया? कौन कौन से फंक्शंस बताए? F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम क्या करते हैं? ATP को सिंथेसाइज करते हैं। ATP को सिंथेसाइज करते हैं, इसके अंदर ATP सिंथेसिस होती है जो कि सेल के वेरियस फंक्शंस के लिए यूज़ की जाती है। इसी वजह से इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। किस किस में यूज़ की जाती है? केमिकल प्रोसेसेस में और मैकेनिकल वर्क में।
सेकेंड, सेलुलर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया मेन रोल प्ले करती है। ये हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो स्टडी करते हैं, बहुत ही जानी मानी है प्लांट्स के केस में। ये स्ट्रक्चर नाम भी सुना होगा आपने, हम स्टडी भी कर चुके हैं उसमें। जैसे हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में जब डिफरेंस देखा था तो हमने एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर देखी थी प्लांट के अंदर, जिसका क्या नाम था, वैक्यूल। देखी थी वैक्यूल की स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये दिख रही है, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर। ये इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल। ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के अंदर भी वैक्यूल प्रेजेंट होती है नो डाउट, लेकिन बहुत ही स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। जैसे ये वैक्यूल है, ये बहुत ही छोटी है। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं, लेकिन प्लांट के अंदर बहुत बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट होती है, लार्ज। तो जो वैक्यूल है वो भी एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक। इसके ये भी मेम्ब्रेन से बाउंड होती है और इसको स्टोरेज सैक भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं अपने अंदर। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो वैक्यूल होती है वो स्मॉल होती है और टेम्परेरी भी होती है, मतलब वो परमानेंटली प्रेजेंट नहीं होती, कुछ ही टाइम के लिए वो प्रेजेंट होती है। और क्या फंक्शन होता है उसका, वो स्टोर करती है किस किस को, वाटर को, ग्लाइकोजन को एंड प्रोटीन्स को, इन सब चीज़ों को स्टोर करती है। अमीबा की स्ट्रक्चर पढ़ी है कभी? अमीबा के अंदर भी वैक्यूल प्रेजेंट होती है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, समझाया था एक क्लास में अमीबा। तो अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और उसके अंदर प्रेजेंट होती है, एक होती है फूड वैक्यूल और एक प्रेजेंट होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल होती है वो फूड को स्टोर करती है, फूड होता है इसके अंदर। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर को मेंटेन करती है सेल के अंदर। ये तो हमने एनिमल्स देखे। अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के अंदर तो बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, तो हम बोल सकते हैं लार्ज और परमानेंट वैक्यूल प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो मान लो कि मेच्योर सेल नहीं है प्लांट की, तो उसमें थोड़ी हो सकता है वैक्यूल छोटी हो, लेकिन जो सेल्स मेच्योर होती हैं उनके अंदर जो वैक्यूल होती है वो 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। किसका, सेल का, ठीक है, 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। अगर मान लो ये कोई प्लांट सेल है, इसकी 90% वॉल्यूम है वो एक वैक्यूल ने ऑक्यूपाई कर ली, इसका न्यूक्लियस तो यहाँ होगा ना पेरिफेरी के ऊपर, तो क्या कह सकते हैं कि ये जो है ये न्यूक्लियस को पेरिफेरी के ऊपर खिसका देती है और खुद है वो सेंट्रल पोजीशन ले लेती है प्लांट सेल के अंदर। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, ये बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है, उस मेम्ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल है वो क्या स्टोर करती है, सेल शेप। सेल शेप होता क्या है, एक वाटरी सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, शुगर, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट्स। तो प्लांट्स के अंदर सेल शेप को स्टोर करके रखती है जो कि एक वाटरी सॉल्यूशन है। ये तो हमने एनिमल्स और प्लांट्स के अलग अलग देखे डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। अब इनके अगर फंक्शन की बात करें तो ये क्या करती हैं, ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है किसी भी सेल के अंदर, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती हैं। दूसरा, कोई भी जो टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है उस टॉक्सिक प्रोडक्ट को स्टोर करती हैं।
जो कि सेल को हार्म करता है। थर्ड, ये क्या करती हैं, टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, किसको, प्लांट सेल को। जिससे कि उसकी शेल शेप जो है वो मेंटेन रहती है। और लेकिन जो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर इसका एक डिफरेंट ही फंक्शन होता है। वो क्या फंक्शन होता है, जो एक्सेस वाटर होता है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको एक्सपेल कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं, या फिर जो वेस्ट प्रेजेंट होता है उसको भी बाहर निकाल देती हैं। तो ये वैक्यूल के एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे डिफरेंट होती है और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये हमने स्टडी किया। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब एक छोटा सा सेल और है, परऑक्सीजोम। नाम सुना होगा परऑक्सीजोम। जो परऑक्सीजोम है वो मोस्टली प्रेजेंट होता है किसके अंदर, आपकी किडनी के अंदर और लीवर के अंदर। किडनी सेल्स और लीवर सेल्स, इनके अंदर ये परऑक्सीजोम प्रेजेंट होता है। इस परऑक्सीजोम के अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम याद रखना आप, कैटालेज एंजाइम, जो कि क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। जब हमने ईआर स्टडी किया था तब भी हमने ये टर्म स्टडी की थी, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, किसी मटेरियल को उसके टॉक्सिन्स को रिलीज करके उसे डिटॉक्सिफाई करना। ठीक है, तो जो कैटालेज एंजाइम है इसका फंक्शन क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चलती रहती हैं, कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, उनसे क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो कैटालेज एंजाइम है वो इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है वो क्या है, एक बहुत ही हार्मफुल टॉक्सिक है जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। तो ये कैटालेज एंजाइम क्या करेगा, अपनी एक्टिविटी से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके उससे क्या करता है, उसे टॉक्सिक नहीं रहने देता, उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है। एक स्ट्रक्चर और है सेंट्रोजोम। जब एनिमल सेल स्टडी की थी तब हमने देखा था सेंट्रोजोम। ये दिख रही है स्ट्रक्चर, सेंट्रोजोम। इस सेंट्रोजोम के अंदर क्या होता है, 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम कहते हैं। तो क्या होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट कहाँ होता है ये, प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स ओनली, प्लांट सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता। और इसका फंक्शन क्या होता है, कोई भी सेल है उस सेल के डिवीजन में हेल्प करता है ये। जैसे ये हमने कहा, ये क्या होते हैं, सेंट्रियोल हैं, ऐसे कुछ प्रेजेंट है, ये सेंट्रियोल है आपके। तो क्या होता है, जैसे ही सेल डिवाइड होने वाली होती है तो क्रोमोसोम्स को दूर ले जाने के लिए इससे क्या निकलती हैं, एस्ट्रल रेज। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये ऐसे अटैच हो जाते हैं इसके इनाम्स पे। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्लीट एक सेंट्रोजोम है। इस सेंट्रोजोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं और सिर्फ एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। और किस में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।